ऑलराइट, लास्ट स्टैंडर्ड जो हमने डिस्कस किया था वो हमारे पास था IAS 16 और जिसका नाम था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में मैंने आपको बताया था कि ये वो प्रॉपर्टी है, ये वो प्लांट है और ये वो इक्विपमेंट है जो कि सबसे पहले तो टेंजिबल है। दीज आर द टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। टेंजिबल का मतलब जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, और नॉन करंट एसेट्स का मतलब ये है कि इनकी लाइफ या बेनिफिट जो है वो एंटिटी को मोर देन 1 ईयर अवेल होगा, मोर देन 1 ईयर अवेलेबल होगा। और फिर जब हमने क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि ये वो प्रॉपर्टी है, ये वो प्लांट है, ये वो इक्विपमेंट है जो कि या तो प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, यूज इन द प्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको मशीनरी की एग्जांपल दी, जिसमें प्लांट वगैरह हो गया, या आपकी ये गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी के लिए यूज हो रहा है, यानी प्रोवाइडिंग द गुड्स और सर्विसेज, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दी थी सिंपली व्हीकल्स की। इसी तरीके से यह मैंने कहा था कि ये रेंटल टू अदर्स है, रेंटल टू अदर, जिस तरह सॉरी मैंने आपको एग्जांपल दी थी रेंट ए कार की, कि मैंने आपसे कहा था कि आपका अगर रेंट ए कार का बिजनेस है तो वो जो कार्स हैं वो आपके लिए जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। उसकी आपके पास दो रीजन है। पहली रीजन तो ये है कि वो जो कार्स हैं वो टेंजिबल है, नॉन करंट एसेट्स हैं, बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर अवेलेबल हो रहा है। दूसरा ये, आप उन कार्स को सेल नहीं करते, बल्कि आप उन कार्स के थ्रू जो है वो बिजनेस के लिए रेवेन्यू जनरेट करते हैं। यानी ये वो एसेट्स है जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एंटिटी के लिए रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प कर रहे हैं। सो रेंटल टू अदर्स, और या फिर हमने कहा था एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए जो एसेट्स हैं, ये सब आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। ये क्लासिफिकेशन जो है वो हमने डिटेल के अंदर लास्ट स्टैंडर्ड में IAS 16 में डिस्कस की थी। अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है विच इज IAS 40। अब आप देखिए, पिछला स्टैंडर्ड था IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो भी प्रॉपर्टी था ना, प्लांट था, इक्विपमेंट था, लेकिन प्रॉपर्टी तो था, तो पहला पी तो उसका प्रॉपर्टी था। ये भी प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो फर्क क्या होगा, ये फर्क ही हमने समझना है कि यार हमारे पास इसकी सेपरेट क्लासिफिकेशन क्यों है, हमने इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को IAS 16 के अंदर क्यों नहीं क्लासिफाई कर दिया, वाई वी आर हैविंग अ सेपरेट कंप्लीट स्टैंडर्ड फॉर इट। उसकी रीजन है, और रीजन यही है कि ये क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया सबसे पहले याद रखो कि जो 16 में प्रॉपर्टी थी वो या तो प्रोडक्शन के लिए थी, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या तो प्रोडक्शन के लिए था, या गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए था, या रेंटल टू अदर्स के लिए था, या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए था। अब हमारे पास है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो याद रखना कि ये सिर्फ प्रॉपर्टी की बात हो रही है, सिर्फ प्रॉपर्टी की बात हो रही है। प्रॉपर्टी का मतलब या तो ये लैंड होगी, और बिल्डिंग होगी, और पार्ट ऑफ बिल्डिंग होगी, और बोथ। यानी यहां पे सिर्फ हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, या लैंड, या बिल्डिंग, या पार्ट ऑफ बिल्डिंग, या दोनों जैसा लैंड एंड बिल्डिंग होता है। और उसका मकसद क्या हो, उसका मकसद हो इन्वेस्टमेंट। अब अगली स्लाइड पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनाब कि IAS 40 ने क्या क्राइटेरिया जो है वो क्या क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया इसका डिस्क्राइब किया। तो पहले तो सबसे पहले मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी है, यानी प्रॉपर्टी है विच इज लैंड और बिल्डिंग, और पार्ट ऑफ बिल्डिंग, और बोथ। सबसे पहली चीज तो आपने याद रखनी है। द सेकेंड थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज कि ये प्रॉपर्टी जो है इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल में कितनी चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मेनली दो चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले नंबर पे ये प्रॉपर्टी आपके पास कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए है। कैपिटल एप्रिसिएशन, मिसाल के तौर पे एक पीस ऑफ लैंड एक एंटिटी ने परचेस कर लिया इस मकसद के तहत कि यार इसकी फ्यूचर में वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के लिए उन्होंने एक पीस ऑफ लैंड परचेज कर लिया, तो अब उस लैंड को हम IAS 40 के अंदर क्लासिफाई करेंगे। या फॉर एग्जाम्पल, अभी तो हमने लैंड की एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल कोई बिल्डिंग वगैरह है, और बिल्डिंग जो है वो किस लिए हमने ली हुई है, टू अर्न रेंटल्स। यानी कोई बिल्डिंग थी या पार्ट ऑफ बिल्डिंग, उसको हमने रेंट पर दे दिया और वहां से रेंटल इनकम जनरेट कर रहे हैं। अब आप
सोचेंगे यार ये रेंटल वाली चीज तो अभी मैंने आपको आईएस 16 में ही पढ़ाई थी कि आईएस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या तो प्रोडक्शन के लिए है या गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वो एसेट यूज हो रहे हैं, या रेंटल टू अदर्स। वो रेंटल टू अदर्स वहां भी आ रहा है और ये रेंटल्स यहां भी आ रहा है। देखिए इसमें फर्क है। पहला फर्क ये है कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे अभी मैंने आपको कहा था कि हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है रेंट ए कार। हमारा काम है गाड़ियां रेंट पर देना और वहां से रेवेन्यू जनरेट करना। तो वो एसेट्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नॉर्मली बिजनेस की रेवेन्यू जनरेशन में हेल्प आउट कर रहे हैं। तो ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस को पहली चीज आपने अपने माइंड में रखना है। दूसरा, वहां पे वो चीजें इक्विपमेंट हो सकती हैं, वो चीजें व्हीकल्स हो सकती हैं जो कि हम रेंट पे दे रहे होंगे। यहां पे पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टी विच इज बीइंग गिवन ऑन द रेंटल्स। सो इसलिए हमने इसका सेपरेट क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया रखा हुआ है। सो फॉर एग्जांपल इफ यू आर हैविंग अ सरप्लस प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसको आपने रेंट पे दे दिया है, या कोई सरप्लस फ्लोर है, इट्स नॉट अ कंप्लीट प्रॉपर्टी। जिस तरह मिसाल के तौर पे आपके पास पूरी एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के 5 फ्लोर्स हैं और आपने 4 जो है वो बिजनेस के लिए ऑक्यूपाई किए हुए हैं, एक आपका फ्री है जिसको आपने रेंट पे दे दिया है। तो अब वो जो एक फ्लोर है जो कि आपने रेंट पे दिया है वो पार्ट ऑफ बिल्डिंग हो गया, उसको हम जो है वो आईएस 40 के अंदर क्लासिफाई करेंगे। तो याद रखें कि रेंटल टू अदर्स वहां पर भी है, लेकिन इट कैन बी एनीथिंग, वो इक्विपमेंट भी हो सकते हैं, वो व्हीकल्स भी हो सकते हैं। लेकिन आईएस 40 में वो पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज। और सेकंड चीज जो है वो आपकी ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ बिजनेस है, जो कि आपने ये दो चीजें हैं याद रखनी है कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो यार वहां पर भी रेंटल टू अदर्स था और यहाँ पे भी रेंट की बात आ गई, तो ये कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों में आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। सो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी is the property which is land or building or part of building or both, held by the owner or by the lessee as a right of use asset to earn rentals or for capital appreciation or both। अच्छा, अब ये जो पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है ना कि held by the owner or by the lessee as a right of use asset, मतलब सिंपली इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि आपने कोई पीस ऑफ लैंड रखा हुआ है अपने पास कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। मिसाल के तौर पे मेरे पास लैंड है, मैंने इसलिए रखी हुई है कि यार इसकी वैल्यू फ्यूचर में इंक्रीज हो जाएगी, हेल्ड बाय द ओनर। ठीक है, मकसद वही है कैपिटल एप्रिसिएशन। और आपको आजकल पता है कि अगर आप मुझसे पूछें कि सर बिल्डिंग तो रेंट पे दी जाती है, क्या रेंट भी लैंड भी रेंट पे दी जाती है? बिल्कुल दी जाती है। जिस तरह आप देखें ना आजकल ये ओपन ढाबाज वगैरह बन रहे हैं, ओपन कार पार्किंग्स होती हैं, आपने देखी होंगी प्रोबेबली। वो कार पार्किंग जो होती हैं वो क्या कार पार्किंग प्लाजा बना होता है? नहीं, आप देखेंगे कि वो सिंपल ओपन कार पार्किंग एक लैंड है जो कि उन्होंने जनाब लीज पे ली हुई है, रेंट रेंट पे ली हुई है, जिसपे जनाब वो अपना रेंट अपना सॉरी ये पार्किंग अरेंजमेंट्स जो है वो मैनेज कर रहे हैं। या ओपन ढाबा उन्होंने बनाया हुआ है और ओपन ढाबे के अंदर जो है वो लोगों को फूड सर्व कर रहे हैं। सो लैंड भी रेंट पर दी जा सकती है। सो या तो वो तो ऑनर ने खुद रखा हुआ है उस एसेट को, उस प्रॉपर्टी को, हेल्ड बाय द ऑनर, और बाय द लेसी जिसको हमने लीज पे दिया हुआ है। यानी लीज पे यहाँ पे हमारा मतलब वही रेंटल अरेंजमेंट ही है कि हमने रेंट पे दी हुई है वो प्रॉपर्टी। सो टू अर्न रेंटल्स और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और बोथ रादर देन यूज इन द प्रोडक्शन और द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये तो आईएस 16 था, अभी हमने पढ़ा कि ये तो आईएस 16 में क्लासिफाई हो जाएगा अगर वो प्रोडक्शन या सप्लाई ऑफ गुड्स की बात होगी। या सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब है कि फिर ये आईएस 2 में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारा बिजनेस है कि हम प्रॉपर्टी बनाते हैं और बेच देते हैं, यानी हमारा काम प्रॉपर्टी बनाकर बेच देना है। ना हम उसको बिजनेस यूज में लाते हैं, ना ही हम उसको सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज में लाते हैं, ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए रखते हैं, ना ही हम उसको रेंटल पे देते हैं, ना ही कैपिटल एप्रिसिएशन के रखते हैं। जैसे ही प्रॉपर्टी बन जाती है, इनफैक्ट बनने से पहले ही हम उसको बेच देते हैं। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसा मैं ऐसी बहुत सारी कंस्ट्रक्शन वाले लोगों को, कंस्ट्रक्शन कंपनीज को जानता हूं कि जब उनका काम है प्रॉपर्टीज बना के सेल करना, कभी कभार ऐसा होता है कि वो प्रॉपर्टी शुरू ही करते हैं कि उनकी पूरी बिक जाती है, एडवांस में पैसे लिए होते हैं कि जब आप ये प्रॉपर्टी बना देते हो ये हमारी हुई। तो इन दैट केस वो सब प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपके पास जो है वो आईएस 2 में आ जाएंगी, वो आईएस 40 में नहीं आएंगी, क्योंकि उनका काम जो है वो प्रॉपर्टी बेचना है,
सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इसी की एक्सटेंशन है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि द डेफिनेशन वुड देयरफॉर इंक्लूड, डेफिनेशन के अंदर क्या क्या आ जाएगा, लैंड हेल्ड फॉर करंटली अनडिटरमिन्ड फ्यूचर यूज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने एक पीस ऑफ लैंड परचेज किया, सस्ता मिल रहा था या किसी भी वजह से आपने परचेज कर लिया, लेकिन अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया कि आपने उस पीस ऑफ लैंड का करना क्या है। आप उसको रेंट पर देंगे, जैसा मैंने अभी एग्जांपल दी कि लैंड भी रेंट पे दी जा सकती है। आपने उस पे बिजनेस के लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, आपने उसको बेच देना है, अभी तक आपने कुछ उसका डिसाइड नहीं किया, अनडिटरमिन्ड फ्यूचर यूज। अगर आपके पास ऐसी कोई लैंड है जिसका अभी तक आपने फ्यूचर यूज डिटरमिन नहीं किया, वो भी IAS 40 में आएगी। रीजन क्या है? रीजन ये है कि यार लैंड डेप्रिशिएट तो होती नहीं है, ये तो आपने IAS 16 में भी पढ़ लिया, वही अगर लैंड IAS 40 में भी है तब भी डेप्रिशिएट नहीं होगी, लैंड डेप्रिशिएट होती नहीं है। लेकिन यूजुअली हम ये देख रहे होते हैं कि जो यूजुअल ट्रेंड है वर्ल्ड वाइड वो ये है कि अगर आप पीस ऑफ लैंड ले तो वो लैंड का पीस एप्रिशिएट हो रहा होता है। सो अगर कुछ ना हो तो एप्रिसिएशन कुछ ना कुछ हो रही होती है, ना भी हो तब भी अगर अनडिटरमिन्ड फ्यूचर यूज है वो आपके पास IAS 40 में हम उसको क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। सेकंड आपके पास है अ बिल्डिंग लीज्ड आउट अंडर एन ऑपरेटिंग लीज, और ये मैंने अभी आपको बताया कि रेंटल अरेंजमेंट, जिसका मैंने अभी आपको एग्जांपल दी पार्किंग वगैरह की, कि यार एक प्लाजा है उसकी अपनी पार्किंग कम पड़ गई है, उसके साथ एक बंदे की जमीन पड़ी हुई है, वो प्लाजे वालों ने उससे कहा कि यार आप इस तरह करें कि जमीन हमें रेंट पे दे दें 10 सालों के लिए, अब आप इस तरह कर 10 सालों में आप अपना ये पार्किंग का अरेंजमेंट कर लेंगे, उसके बाद जो है ना वो आप वापस ले लीजिएगा। तो 10 सालों के लिए आपने वो जमीन जो है वो उनको किराए पर दे दी, ठीक है। 10 सालों की आपने उनसे लमसम पेमेंट ले ली, पर मंथ पेमेंट ले रहे हैं, पर एनम पेमेंट ले रहे हैं, वट एवर इट इज, लेकिन आपने 10 सालों के लिए उनको लीज कर दी, 10 सालों के लिए आपने उनको रेंट पे दे दिया। तो वो प्रॉपर्टी, वो जो लैंड आपने रेंट पे दिया उसको आप IAS 40 क्लासिफाई करेंगे। ये ऑपरेटिंग लीज का सिंपली मतलब ये है कि रेंटल अरेंजमेंट, ठीक है, लेकिन वो एसेट आपका ही रहेगा। 10 साल बाद वो एसेट आपको वापस मिल जाएगा जब 10 साल पूरे हो जाएंगे। ऑपरेटिंग लीज का सिंपली मतलब ये है कि रेंटल अरेंजमेंट। फिर लैंड हेल्ड लॉन्ग टर्म इन ऑर्डर टू बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू, इसी को तो कैपिटल एप्रिसिएशन कहते हैं, कि आपने एक पीस ऑफ लैंड परचेज कर लिया और आपका मकसद क्या है कि यार इसकी वैल्यू कल को इंक्रीज हो जाएगी तो मुझे इससे फायदा होगा। लैंड हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म इन ऑर्डर टू बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू, के कल को जब इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो मुझे इससे फायदा होगा। It also includes property which is currently under construction but will be used in the future to earn rentals or for capital appreciation. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी मैंने आपको इसकी एग्जांपल भी दी। इसकी एग्जांपल सिंपली ये है कि आप एक प्रॉपर्टी जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और आपको पहले दिन से पता है कि जिस दिन ये प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगी आपने इसको रेंट पे दे देना है, राइट? आप इसको रेंट पे दे देंगे या आप इसको कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए अपने पास रख लेंगे। अब आपको जब पहले दिन से पता है, द मोमेंट यू स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग इट, कि जब ये प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं इसको रेंट पे दूंगा, तो आप उसको पहले दिन से ही क्या रिकॉर्ड करेंगे, IAS 40 के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि उसका मकसद आपको मालूम है कि या तो आपने इसको रेंट पे देना है या आपने इसको कैपिटल एप्रिसिएशन, या दोनों के लिए आपने, क्योंकि दोनों भी एट द सेम टाइम पूरे हो रहे होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग लैंड पे कंस्ट्रक्ट हुई हुई होती है ना, बिल्डिंग लैंड पे कंस्ट्रक्ट हुई हुई होती है। सो आप देखें जब बिल्डिंग की आप बात करेंगे तो वो जो जगह की वैल्यू है वो बढ़ रही होती है। हाँ, बिल्डिंग जैसे जैसे पुरानी हो रही होती है बिल्डिंग की वर्थ डिक्रीज हो रही होती है। सो एट द सेम टाइम देखें, अगर आपने वो रेंट पे दी हुई है तो आपको रेंटल अरेंजमेंट भी, आपका रेंट भी आ रहे हैं और आपकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है जगह की। सो ये रेंटल्स और कैपिटल एप्रिसिएशन मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों एक साथ ही चल रहे होते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहां पर आपको अपना एक प्रीवियस नॉलेज यूज करना पड़ेगा। वो प्रीवियस नॉलेज है कंसोलिडेशन का। और कंसोलिडेशन में हमने ये पढ़ा था कि कंसोलिडेशन कहते हैं कि जब पेरेंट और सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम क्लब कर देते हैं, पेरेंट और सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम मिला देते हैं।
accumulate कर देते हैं, consolidate कर देते हैं। और रीजन क्या होती है उसकी? कंसोलिडेशन की जो रीजन होती है वो होती है सिंगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। सिंगल एंटिटी कॉन्सेप्ट कि पेरेंट कंपनी का कंट्रोल है ओवर द सब्सिडरी, पेरेंट कंपनी सब्सिडरी को डायरेक्ट करती है, पेरेंट कंपनी डिसाइड करती है सब्सिडरी कैसे चलेगी, उसकी फाइनेंशियल पॉलिसीज क्या होंगी, उसकी ऑपरेटिंग पॉलिसीज क्या होंगी, जितने भी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस है वो पेरेंट कंपनी लेती है। तो इसका मतलब है कि इन सब्सटेंस की एक ही कंपनी है, ये एक ही कंपनी है। तो जब ये एक ही कंपनी है तो फिर इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मिलाकर प्रेजेंट करना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट होता है कंसोलिडेशन का। इससे एक और इसमें एक और कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था कि जो पेरेंट और सब्सिडरी के दरमियान जो भी ट्रांजैक्शन है, देयरफॉर वी हैव टू एलिमिनेट इट। जब हम कह रहे हैं कि पेरेंट और सब्सिडरी एक ही एंटिटी है, तो एक ही एंटिटी अपने आप से तो ट्रांजैक्शन नहीं करती। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैंने अपने आप को लोन दे दिया है, मैंने अपने आप को प्रॉपर्टी रेंट पे दे दिया। When the parent and subsidiary is considered to be a single entity, they cannot transact with themselves. They can transact with themselves. Obviously, most of the times parent and subsidiary को acquire इसी वजह से किया होता है कि वो आपस में ट्रांजेक्शंस करें। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द अकाउंटिंग पर्पस। अकाउंटिंग पर्पस के लिए हम अज्यूम करते हैं कि एक ही एंटिटी अपने आप के साथ तो ट्रांजैक्शन नहीं करती, इसलिए उनके दरमियान जो ट्रांजैक्शन है उसको रिमूव किया जाए। हम कहते थे कि इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस को हमने एलिमिनेट करना है। उससे रिलेटेड ये पॉइंट है। A building held by a parent and leased to a subsidiary। अगर एक पेरेंट के पास एक बिल्डिंग थी जो कि उसने सब्सिडरी को रेंट पे दे दी, अब पेरेंट की इंडिविजुअल बुक्स में तो वो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पे आएगी ना, क्योंकि पेरेंट ने तो रेंट पे दी हुई है और हमने कहा था कि कोई भी प्रॉपर्टी जो आप रेंट पे दें उसको आप IAS 40 में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन क्या एक ही एंटिटी अपने आप को कोई चीज रेंट पे दे सकती है? यानी जब हम कंसीडर कर रहे हैं कि दिस इज अ सिंगल एंटिटी, तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने अपने आप को प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी? सो दैट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी सेंस इन टर्म्स ऑफ कंसोलिडेशन। तो इसीलिए स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर पेरेंट ने बिल्डिंग सब्सिडरी को लीज पर दी हुई है, तो पेरेंट की इंडिविजुअल बुक्स में तो सही है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पे आ रही होगी, लेकिन जब आप कंसोलिडेट करेंगे, जब आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे, तो उस टाइम पे फिर उसको IAS 16 ट्रीट करेंगे, IAS 16 की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ट्रीट करेंगे। रीजन क्या है कि हम कंसीडर करते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि पेरेंट और सब्सिडरी तो एक ही एंटिटी है, इसलिए हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। और एक ही एंटिटी अपने आप को तो बिल्डिंग रेंट पे नहीं देती, इसलिए जब कंसोलिडेट करेंगे तो उसको ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी शो करेंगे, यानी IAS 16 शो करेंगे। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और फिर लास्ट पॉइंट जो कि ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, वो ये है कि इफ अ कंपनी ऑक्युपाइज अ प्रेमिसेस बट रेंट्स आउट सर्टेन फ्लोर्स टू द अदर कंपनी, then the part occupied will be classed as property, plant, and equipment, and as per IAS 16, with the floors rented out classed as investment property. For example, we are having a building जिसके मल्टीपल फ्लोर्स हैं। मैंने आपको कहा कि अच्छा पहले फ्लोर पे कंपनी का ऑफिस है, ओके, IAS 16 में क्लासिफाई हो गया। फिर दूसरे फ्लोर पे कंपनी ने अपना वेयर हाउस बनाया हुआ है, अगेन IAS 16 में क्लासिफाई हो गया। तीसरा फ्लोर जो है वो कंपनी हमेशा रेंट पर देती है, तो दिस थर्ड फ्लोर विल बी क्लासिफाइड IAS 40। अब आपके माइंड में अगर ये सवाल आ रहा है कि यार पूरी बिल्डिंग की वर्थ तो मालूम होती है, क्या फ्लोर्स की भी मालूम होती है? ऑब्वियसली ये करंट वर्ल्ड में हम जी रहे हैं और यहाँ पे आपको फ्लोर क्या, फ्लोर के अंदर अगर एक स्पेस भी है ना छोटी सी, उसकी भी कीमत आपको पता है। ये इतने बड़े बड़े जो टॉवर्स होते हैं जो आजकल बन रहे हैं, जो प्लाजाज बन रहे हैं, इसमें जो इसमें आपको पता है कि मल्टीपल फ्लोर्स होते हैं, उनमें फ्लोर्स पे शॉप्स होती हैं, फिर ऑफिसेज होते हैं, फिर फ्लैट्स होते हैं, ठीक है। और आपको पता है यूजुअली वो तमाम फ्लैट सेल हुए हुए होते हैं, वो तमाम ऑफिस सेल, इवन वो जो आपके पास बैल्कनीज वगैरह में और जो आपके पास स्पेसेस होती है ना, वो स्पेसेस जहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे होते हैं, वो स्पेसेस छोटी छोटी वो प्रीमिसेस के अंदर वो भी सेल हुई हुई होती है। सो यहाँ पे तो आप एक छोटी सी स्पेस की भी वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो पूरे फ्लोर की तो दूर की बात, पूरा फ्लोर तो इजीली वैल्यू हो सकता है। तो फिर पूरे फ्लोर को वैल्यू करके उसको IAS 40 में आप क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। तो दो फ्लोर्स आपके IAS 16 में चले जाएंगे और तीसरा फ्लोर जो है वो आपके पास IAS 40 में चला जाएगा। Alright, now we are having an example
Rich company owns a piece of land. The directors have not yet decided whether to build a factory on it for use in its business or to keep it and sell it when its value has risen. Would this be classified as an investment property under IAS 40? रिच कंपनी के पास एक पीस ऑफ लैंड है, डायरेक्टर्स ने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि इस पे क्या करें। तो पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, अनडिटरमिन्ड फ्यूचर यूज। ठीक है, द डायरेक्टर्स हैव नॉट येट डिसाइडेड वेदर टू बिल्ड अ फैक्ट्री ऑन इट फॉर यूज इन इट्स बिजनेस और टू कीप इट एंड सेल इट व्हेन इट्स वैल्यू हैज राइजन। अभी तक उन्होंने उसका यूज डिसाइड नहीं किया, दिस इज अनडिटरमिन्ड फ्यूचर यूज। तो मैंने आपको बताया था कि इफ दैट इज द केस, यस यू कैन क्लासिफाई द प्रॉपर्टी अंडर IAS 40, क्योंकि हम उसको अज्यूम करेंगे कि यार अगर कुछ भी अभी तक नहीं कर रहे तो अल्टीमेटली उसको की कैपिटल एप्रिसिएशन तो कुछ ना कुछ जो है वो हो रही होगी या हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे वो प्रॉपर्टीज जो कि IAS 40 में नहीं आती, एक्सक्लूडेड, यानी वो एसेट्स जो कि आप IAS 40 में जो है वो क्लासिफाई नहीं कर सकते। और ऑलरेडी मैं आपको बहुत सारी चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं। Property held for sale in the ordinary course of business or in the process of construction or development for such sale. अगर आपका काम प्रॉपर्टीज बेचना है तो फिर वो प्रॉपर्टीज IAS 40 में नहीं आएंगी, वो IAS 2 में आएंगी। इसी तरीके से ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर फ्यूचर यूज एज ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी है जो कि ऑनर खुद फ्यूचर में यूज करेगा बिजनेस यूज के लिए। Property held for future development and subsequent use as an owner occupied property. Property occupied by employees, जिसका मिसाल के तौर पे एक कंपनी का एक फ्लोर है जो कि कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को एज ए रेजिडेंस दिया हुआ है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जिन्होंने एक फ्लोर ऐसा बनाया होता है जिसपे फ्लैट्स अपार्टमेंट्स बनाए होते हैं और वहां पे अपने एम्प्लॉइज को जो है वो क्या दी होती है, रेजिडेंस दी होती है एज अ बेनिफिट। तो वो अगर रेजिडेंस उन्होंने एज अ बेनिफिट दी हुई है तो वो भी IAS 16 में आता है, क्योंकि वो भी अल्टीमेटली आपका बिजनेस यूज है कि आप अपने एम्प्लॉय को एज अ बेनिफिट एक प्रॉपर्टी दे रहे हैं। हाँ, अगर आपने अपने एम्प्लॉय को रेंट पे दिया हुआ है तो फिर वो आपके पास जो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगा। इसी तरीके से ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी अवेटिंग डिस्पोजल, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आपने सेल के लिए लगा दी है कि बस अब इसको बेचना है, वो फिर IFRS 5 में आता है, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। सो ये IAS 16 ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी एंड IFRS 5 की कहानी है, ये भी जो है वो IAS 40 में नहीं आता। इसी तरीके से लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैंने आपको बताया था कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कि हमने ऑपरेटिंग लीज पे दी हुई है, रेंटल अरेंजमेंट, वो प्रॉपर्टी आप ही की रहेगी, आपने जस्ट रेंट अरेंजमेंट पे दी हुई है फॉर सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स, उसके बाद वापस मिल जानी है। उसको हमने कहा था कि उसको हम ऑपरेटिंग लीज कहते हैं, कि जिसमें आप प्रॉपर्टी का कंट्रोल ट्रांसफर नहीं करते, जस्ट जो है वो आपने उसको रेंट पे दिया होता है। अब यहां पे तीसरा पॉइंट डिफरेंट है, यहां पे प्रॉपर्टी लीज टू अनदर एंटिटी अंडर अ फाइनेंस लीज। जब बात आएगी ना फाइनेंस लीज की, तो इसका मतलब यह है कि अब वो जो एसेट है वो लेसी का होगा, यानी जिसको आपने लीज पे दिया हुआ है ये एसेट उसका होगा, आपका नहीं होगा। ठीक है, उसका होगा, आपका नहीं होगा। यानी जब वो इसकी लीज पेमेंट्स कर देगा तो ये एसेट उसको ट्रांसफर हो जाएगा, या वो इतनी लीज पेमेंट कर रहा है कि वो एसेट की आज मार्केट वैल्यू के बराबर आपको कर रहा है, तो इसका मतलब ये कि इवेंचुअली उसी का एसेट है। तो फाइनेंस लीज के अंदर जो है आप इस सूरत में एसेट दे देते हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पे आप देखें ना, आजकल सीन चल रहा है ये प्रॉपर्टीज वगैरह का भी सीन होता है। आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि इंस्टॉलमेंट्स वगैरह के सीन में समझ लें जरा, कि इंस्टॉलमेंट्स वगैरह में आप घर की पेमेंट कर रहे होते हैं, क्वार्टरली पेमेंट कर रहे हैं, सेमी एनुअली पेमेंट कर रहे हैं, मंथली पेमेंट्स कर रहे हैं, और जब आप तमाम पेमेंट्स कर देते हैं तो अकॉर्डिंगली वो सारी प्रॉपर्टी जो है वो आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाती है। वो क्या है बेसिकली कि आप लीज पेमेंट्स कर रहे हैं लेकिन वो ऑपरेटिंग लीज नहीं है, वो फाइनेंस लीज है, कि वो लेसी ही का एसेट है, यानी जिसको आपने लीज पे दिया है उसी का एसेट है। इन दैट केस आप उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपका एसेट ही नहीं है तो फिर आप उसको क्यों इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिकॉर्ड करेंगे। सो ऑपरेटिंग लीज पे अगर आपने एसेट दिया हुआ है तो फिर हम बात करेंगे कि वो आपके पास
IAS 40 के अंदर आएगा, लेकिन फाइनेंस लीज की अगर स्टोरी है तो फिर वो IAS 40 के अंदर क्लासिफाई नहीं होगा। फिर रिकग्निशन, अगेन ये वही पॉइंट है जो कि आप IAS 16 में पढ़ के आए हो कि जब आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करें, इंटेंजिबल एसेट की बात करें, सबसे पहले तो वो एसेट का क्राइटेरिया मीट करे। अगर एसेट का क्राइटेरिया मीट हो गया तो फिर अगली कहानी आएगी कि भाई रेंटल्स और कैपिटल एप्रिसिएशन। एसेट का क्राइटेरिया ही मीट ना हो तो फिर तो आगे कहानी जाएगी नहीं, फिर तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। और वो था कि एक रिसोर्स होता है जो कि कंट्रोल बाय द एंटिटी होता है, फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल, और उसकी कॉस्ट को रिलायबली मेजर किया जा सकता हो। ये वही क्राइटेरिया आपके सामने इस टाइम लिखा हुआ है। फिर मेजरमेंट एट रिकग्निशन, जिसको हमने कहा था इनिशियल मेजरमेंट। मेजरमेंट एट रिकग्निशन का मतलब क्या है? दिस इज इनिशियल मेजरमेंट। और मैंने आपको बताया था कि इनिशियल मेजरमेंट होती है एट कॉस्ट। इनिशियल मेजरमेंट आपकी होती है एट कॉस्ट, जस्ट लाइक IAS 16, सेम है। Just like IAS 16, investment property should be measured initially at cost, including directly attributable expenditure and transaction cost. ठीक है, वही वाली चीज है जो हमने IAS 16 में पढ़ी थी। फिर आपके पास है मेजरमेंट आफ्टर रिकग्निशन, यानी सिंपली सबसीक्वेंट मेजरमेंट। और अगेन जस्ट लाइक IAS 16 आपके पास दो मॉडल्स हैं। एक आपके पास कॉस्ट मॉडल है, एक फेयर वैल्यू मॉडल है। अच्छा, कॉस्ट मॉडल इज एग्जैक्टली द सेम एज IAS 16, वही कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस इंपेयरमेंट, जो कि मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके आया हूं पिछले स्टैंडर्ड्स में। और याद रखें कि अगर लैंड की बात हो रही है तो वो लैंड चाहे आपके पास IAS 16 में है या 40 में है तो वो डेप्रिशिएट नहीं होगी। कहीं ये ना आप समझे कि यार सर राशिद ने तो कहा था कि भाई कॉस्ट मॉडल में जो प्रॉपर्टी है वो डेप्रिशिएट होगी तो देयरफॉर लैंड भी डेप्रिशिएट होगी। नहीं, लैंड आपकी IAS 16 में हो या 40 में हो, यू आर नॉट गोइंग टू डेप्रिशिएट इट। कॉस्ट मॉडल इज सेम एज IAS 16। फेयर वैल्यू मॉडल इज डिफरेंट। फेयर वैल्यू मॉडल इज कंप्लीटली डिफरेंट, जो कि आप IAS 16 में पढ़ के आए हैं। इसमें क्या मेजर डिफरेंसेस हैं वो अभी हम पढ़ेंगे। तो कॉस्ट मॉडल आप देख लें, इज द सेम। कॉस्ट मॉडल का मतलब कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन लेस इंपेयरमेंट, दिस इज एग्जैक्टली द सेम। और जो प्रॉपर्टीज कॉस्ट मॉडल पे होती है हमें पता है कि हम उनको रीवैल्यू नहीं करते। ये पॉइंट भी हमने ऑलरेडी IAS 16 में डिस्कस किया हुआ है। अब आ जाते हैं फेयर वैल्यू मॉडल पे। और फेयर वैल्यू मॉडल मैंने आपको बताया, जो रिवैल्यूएशन मॉडल आपने IAS 16 में पढ़ा है उससे एंटायरली डिफरेंट है। मैं यहां पे जरा स्लाइड पे लिखता हूं कि IAS 16 में जब हमने रिवैल्यूएशन मॉडल पढ़ा था तो हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े। सबसे पहले हमने एक पॉइंट पढ़ा था रेगुलरिटी का, कि कितना रेगुलर बेसिस पे आपने रिवैल्यू करना है। तो स्टैंडर्ड ने क्या कहा था कि आपने सफिशिएंट रेगुलरिटी शो करनी है, यानी कैसे कि कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू का सिग्निफिकेंट डिफरेंस ना आए। इफ यू रिमेंबर कि स्टैंडर्ड ने आपको यह कहा था कि आपने इतना सफिशिएंट, इतना रेगुलर बेसिस पे आपने उसको रीवैल्यू करना है कि कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू का मेजर डिफरेंस ना आए। क्लियर? ये पॉइंट जो है वो हमने IAS 16 में पढ़ा था। अब ये पहला फर्क, ये सफिशिएंट रेगुलरिटी वाला पॉइंट। लेकिन स्टैंडर्ड ने ये नहीं कहा था कि आपने हर साल उसको रीवैल्यू करना है। वो तो हमने एक पॉइंट एडिशनल पढ़ा था कि यार ऐसे एसेट जो यूजुअली वोलेटाइल होते हैं जिनकी वैल्यू, उनको यूजुअली एंटिटी हर साल वैल्यू करती है। लेकिन स्टैंडर्ड ने रिक्वायर नहीं किया था आपसे कि आप उसको हर साल जो है आपने मस्ट हर साल एसेट को वैल्यू करना है। जो भी रिवैल्यूएशन मॉडल पे स्टैंडर्ड ने आपको ये बात नहीं की थी। लेकिन अगर आप IAS 40 में देखें तो उन्होंने कहा द एसेट इज रीवैल्यू टू फेयर वैल्यू एट एंड ऑफ द ईच ईयर। हर साल इसको आपने साल के आखिर में इसको रीवैल्यू करना है। पहला फर्क। दूसरा फर्क हमने पढ़ा था कि IAS 16 में जो भी गेन या लॉस आएगा रिवैल्यूएशन का वो जाएगा अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में। लेकिन यहां पे कंप्लीटली डिफरेंट है। यहां पे जो भी गेन और लॉस आएगा वो डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में शो होगा, नॉट अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, क्योंकि ये रियलाइज्ड गेन है और वो अनरियलाइज्ड गेन थे। IAS 16 में
हम रिवैल्यूएशन मॉडल में डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे ऑन रीवैल्यूड अमाउंट एंड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। इस पे हमने एग्जांपल्स भी की थी। IAS 40 में हम फेयर वैल्यू मॉडल पे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। सो दीज आर द थ्री मेजर डिफरेंसेस जो कि आपने जो है वो याद रखना है कि एक तो हर साल इसको रीवैल्यू किया जा रहा है, जो भी गेन और लॉस है वो प्रॉफिट और लॉस में जा रहा है, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में नहीं जा रहा। और तीसरा फर्क ये है कि आप IAS 16 में डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे रिवैल्यूएशन मॉडल में, लेकिन IAS 40 में फेयर वैल्यू मॉडल पे डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज नहीं होगी। और ये जो फेयर वैल्यू आपने डिटरमिन करनी है, जाहिर बात है ये आपकी एक्टिव मार्केट के अंदर जो प्राइसेस, एक्टिव मार्केट मींस जहां पे वो वही एसेट या उस जैसे एसेट्स सेल होते हैं, जहां पे बायर्स और सेलर्स अवेलेबल होते हैं और जहां पे प्राइसेस अवेलेबल होती हैं। यानी जब हम बात करते हैं ना एक्टिव मार्केट की, एक्टिव मार्केट का क्या मतलब है कि जहां पे बायर एंड सेलर्स हो अवेलेबल, जहां पे प्राइसेस अवेलेबल हो और जहां पे सिमिलर और आइडेंटिकल एसेट जो है वो सेल होते हैं, उसको हम एक्टिव मार्केट कहते हैं। तो जो उसकी वैल्यू आप डिटरमिन करेंगे वो खुद से नहीं डिटरमिन करेंगे, खुद से डिटरमिन करेंगे तो वो बाइस्ड हो जाएंगी। आपने उसकी जो वैल्यू है वो डिटरमिन करनी है फ्रॉम द मार्केट फॉर द प्रॉपर्टीज इन द सेम लोकेशन एंड कंडीशन। देखिए प्रॉपर्टीज के बारे में अगर आप कुछ जानते हैं ना, तो आपको ये पता होगा कि प्रॉपर्टी में छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ प्रॉपर्टी जो है उसकी वैल्यू डिफर कर जाती है। यानी अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि अगर एक कॉलोनी के अंदर, एक टाउन के अंदर आपका एक फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी है, सेम लाइन में है, लेकिन द वन यू आर हैविंग इज द कॉर्नर प्लॉट। आपको पता है कॉर्नर वाले प्लॉट की वैल्यू ज्यादा होती है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपने सुनी हुई है, आपने देखी हुई है। तो हम ये प्रॉपर्टी में छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो अकाउंट फॉर करते हैं। ये अब इस सूरत में अगर आपके पास कॉर्नर वाला फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी है, तो ये नहीं देखेंगे कि यार कॉर्नर वाली प्रॉपर्टी के भी वही रेट होगा जो कि साथ वाली प्रॉपर्टी के, नहीं, उसमें उसका प्रीमियम होगा। इसी तरीके से जो बिल्कुल मेन एरिया में होती हैं, वहां पर भी क्या होता है, मेन एरिया की वजह से जो प्रॉपर्टी है उसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा होती है। एग्जाम्पल देखते हैं जनाब हम। Celine, a manufacturing company, purchases a property for 1 million on 1st January 20x1 for its investment potential. जब हम इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वही कैपिटल एप्रिसिएशन, रेंटल्स वगैरह की बात हो रही है। Celine, a manufacturing company, purchases a property for 1 million on 1st January for its investment potential. The land element of the cost is believed to be 400,000। यानी अगर आप देखें तो उसकी पूरी एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के अंदर आपके पास दो एलिमेंट है, द वन इज द लैंड एंड द अदर इज द बिल्डिंग। जो लैंड का एलिमेंट है दैट इज 400,000, तो बिल्डिंग कितना रह गया, बिल्डिंग हो गया 600,000। और ये पॉइंट मैंने आपको समझाया था कि चाहे लैंड आपके पास जो है वो IAS 16 में हो या IAS 40 में हो, उसको हमने डेप्रिशिएट नहीं करना। The land element of the cost is believed to be 400,000 and the building element is expected to have the life of 50 years. At 31st December 20x1, the local property indices suggest, yani fair value suggests that the fair value of the property has risen to 1.1 million. जो प्रॉपर्टी आपने 1 मिलियन की परचेज की थी, नाउ द वर्थ ऑफ दैट प्रॉपर्टी इज 1.1 million. Show how the property would be presented in the financial statements as at 31st December 20x1 if Celine adopts the cost model या फेयर वैल्यू मॉडल। दोनों से आपने शो करना है कि अगर Celine कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट करे तो फिर कैसे हम फिगर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करेंगे, और अगर फेयर वैल्यू मॉडल ऑप्ट करें, अब दोनों एट द सेम टाइम नहीं हो सकते, याद रखिएगा, ये और की बात हो रही है कि कॉस्ट मॉडल फॉलो करेंगे तो प्रॉपर कैसे शो होगी फिगर्स, फेयर वैल्यू मॉडल ऑप्ट करेंगे तो कैसे फिगर्स शो होंगी। अच्छा जी, सो प्रॉपर्टी, लैंड या बिल्डिंग, क्लियर। अब आपको पता है कि लेट्स, अब पहले हम कॉस्ट मॉडल की बात कर लेते हैं।
कॉस्ट मॉडल, ठीक है। कलेक्टिवली जो इनकी फिगर आ रही है वो आ रही है 1 मिलियन, ये इनकी टोटल फिगर है। अगर हम कॉस्ट मॉडल की बात करें तो कॉस्ट मॉडल में हमने लेना है कॉस्ट और डेप्रिसिएशन, और हमें पता है कि डेप्रिसिएशन जो है वो लैंड की तो चार्ज ही नहीं होती। क्लियर? तो जब आप कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो लैंड की तो यही 400,000 आ जाएगी। और जब आप बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन उसने आपको बताई हुई है, उसने कहा कि इसकी लाइफ है 50 इयर्स। तो आप क्या करेंगे, अब आप 600,000 को 50 पे डिवाइड कर दें, सो आपके पास आ गया 12,000। डेप्रिसिएशन इज 12,000। ये 12,000 आप इससे लेस करें, सो ये आपके पास आ गया 5,88,000। तो 5,88,000 के अंदर आप ऐड कर दें 400,000, सो ये आपके पास आ गया 988,000। यानी अगर आप कॉस्ट मॉडल की बात करेंगे तो कॉस्ट मॉडल में इट इज गोइंग टू बी शोन एट 9,88,000। अब आ जाते हैं फेयर वैल्यू मॉडल। फेयर वैल्यू मॉडल में मैंने आपको क्या बताया था, ईच रिपोर्टिंग डेट पे उसको आप रीवैल्यू करेंगे, वो कर लिया उन्होंने 1.1 मिलियन। जो भी गेन और लॉस आएगा वो जाएगा प्रॉफिट और लॉस में, डेप्रिशिएट नहीं होगा। तो 1 मिलियन की थी, अब हो गई 1.1 की, ठीक है। तो जब हम फेयर वैल्यू मॉडल ऑप्ट करेंगे तो हम उसकी कॉस्ट लेंगे विच इज 1 मिलियन, इसको कंपेयर करेंगे 1.1 मिलियन से, तो 0.1 मिलियन जो है ये आपके पास गेन आ गया, जो कि प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड हो जाएगा। एंट्रीज की क्या हो जाएगी, एंट्रीज की हो जाएगी डेबिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्रेडिट प्रॉफिट और लॉस, यानी जो भी गेन है वो जाएगा प्रॉफिट और लॉस में। So you see in the cost model we are going to record it at 9,88,000. Okay, and in the fair value model we are going to take it to the 1.1 million. 0.1 million is the gain which is going to be recorded in the profit or loss, and again we are not going to charge any depreciation to it as suggested by the IAS 40 के fair value model पे आपने depreciation charge नहीं करनी। Okay, now we have another example. In the light of poor market interest rates and a dip in the property prices, the financial controller of Abbott Incorporated was instructed by the managing director in June 2008 to invest some of the company's surplus cash in a plot of land costing 1 million. तो उन्होंने क्या किया है कि इन्वेस्टमेंट की है, जो उनके पास सरप्लस कैश पड़ा हुआ था उसको यूज किया, एक प्लॉट ऑफ लैंड, पीस ऑफ लैंड परचेज कर लिया जिसकी कॉस्ट है 1 मिलियन की। दिस लैंड मे बी यूज्ड बाय Abbott Incorporated in the future to build a new factory, or it may be sold to realize a profit depending on the property prices in the coming years. या तो फ्यूचर में इसके ऊपर वो कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, बिल्डिंग बना लेंगे, फैक्ट्री बना लेंगे, या फिर वो क्या करेंगे कि देखते हुए कि अगर प्राइसेस वगैरह बढ़ गई हैं तो बेच देंगे ताकि उससे कोई फायदा हो जाए। तो इसका मतलब है कि अभी तक उन्होंने ये डिसाइड नहीं किया कि उन्होंने इस प्रॉपर्टी के साथ क्या करना है, एंड इफ दैट इज द केस तो हमें पता है कि ये है अनडिटरमिन्ड फ्यूचर यूज का केस। और अनडिटरमिन्ड फ्यूचर यूज के केस में आपको पता है कि यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड दिस इन द IAS 40। इट इज नाउ द ईयर एंड 30th June 20X9, एक साल गुजर गया, and the financial controller is preparing Abbott Incorporated financial statements for presentation to the board। एक साल गुजर गया, अब फाइनेंशियल कंट्रोलर जो है वो बना रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। He knows that the land has fallen slightly in the value to 9,50,000, कीमत गिर गई भाई, but is unsure how to account for it। लेकिन उसको ये नहीं पता कि यार कि इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे रिकॉर्ड करना है। तो बंदा पूछे यार कि भाई तुम्हें फाइनेंशियल कंट्रोलर किसने बनाया है। मतलब ये FR और SBR में इसी तरह के सवाल आते हैं कि फाइनेंस डायरेक्टर इज अनश्योर हाउ टू ट्रीट इट, फाइनेंशियल कंट्रोलर इज अनश्योर हाउ टू ट्रीट इट। हमसे पूछ रहा होता है, तो बंदा पूछे उनसे कि यार तुम्हें नहीं पता था, तुम्हें फाइनेंशियल कंट्रोलर किसने बनाया, फिर हमें ही बना दो। सो एडवाइज द फाइनेंशियल कंट्रोलर, फाइनेंशियल कंट्रोलर को बताएं जी इसको कैसे जो है वो ट्रीट करना है। अब आपको पता है
कि सबसे पहली चीज तो यहां पे क्लियर है कि यहां पे अनडिटरमिन्ड फ्यूचर यूज है, अनडिटरमिन्ड फ्यूचर यूज। और हमें पता है कि अनडिटरमिन्ड फ्यूचर यूज के केस में हम इसको IS 40 में क्लासिफाई कर देते हैं। That is pretty sure कि we are going to classify as this thing in the IS 40. But when you talk about the IS 40, तो एक है initial measurement. Initial measurement, you know, initial measurement is done at cost, right? Initial measurement is done at cost. So initially, the entity is going to record it at 1 million. So you're going to tell the financial controller कि भाई initially आप इसको record करोगे 1 million पे. फिर जब year end आ जाएगा, then you got the subsequent measurement. कि अब क्या होगा, फिर आप उसको बताएंगे कि देखो भाई सबसीक्वेंट मेजरमेंट में IS 40 दो मॉडल सजेस्ट करता है, एक कॉस्ट मॉडल है और एक आपके पास जो है वो फेयर वैल्यू मॉडल है। कॉस्ट मॉडल के अंदर एसेट रिकॉर्ड होता है कॉस्ट माइनस इट्स एप्रिसिएशन माइनस इट्स इंपेयरमेंट। तो आप उसको कहेंगे कि यार कॉस्ट मॉडल के अंदर चूंकि अब आप लैंड की बात कर रहे हैं तो लैंड एज इट इज रिकॉर्ड हो जाएगी 1 मिलियन पे, ये डेप्रिशिएट नहीं होगी। लेकिन जब आप फेयर वैल्यू मॉडल पे बात करेंगे तो नाउ यू हैव टू ब्रिंग इट टू द फेयर वैल्यू। अब आप इसको रिकॉर्ड करेंगे किस पे, 0.95 यानी 9,50,000 पे इसको रिकॉर्ड करोगे। और ये जो 50,000 का लॉस है इसको आप रिपोर्ट करोगे प्रॉफिट और लॉस में। ठीक है, ये आप उसको ट्रीटमेंट डिफाइन कर देंगे। अच्छा, अब अगर वो ये सोचे कि यार फेयर वैल्यू मॉडल अडॉप्ट करने की वजह से मुझे तो 50,000 का नुकसान शो करना पड़ रहा है फाइनेंशियल्स में, जो कि शेयर होल्डर को पसंद नहीं आएगा। तो अगर मैं कॉस्ट मॉडल पे शो कर दूं तो 1 मिलियन का 1 मिलियन रहेगा, लेकिन आपने उसको साथ ही ये भी बता देना है कि देखो आज तो तुम इस लॉस को बचा लोगे 1 मिलियन पे रिकॉर्ड करके, लेकिन कल को फ्यूचर में जब प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी तो फिर तो कॉस्ट मॉडल में तुम रिवैल्यू नहीं कर पाओगे ना, फिर तुम शेयर होल्डर्स को गेन कैसे शो करोगे। सो इसीलिए ये फिर आपको थोड़ा सा आज गुजारा करना पड़ेगा। आज अगर आपको लॉस शो करना है तो करें, फिर कल को फ्यूचर में फायदा ये होगा कि गेन भी शो कर पाएंगे। वरना कॉस्ट मॉडल पे रखेंगे तो अकाउंटिंग पॉलिसी में तो कंसिस्टेंसी रखनी होती है, कॉस्ट मॉडल पे रखेंगे तो भाई फ्यूचर में फिर आप जाके गेन भी नहीं शो कर पाएंगे। सो इसीलिए ये डिसाइड कर लें कि आपने क्या करना है। इनिशियल मेजरमेंट तो होगी एट कॉस्ट, सबसीक्वेंट मेजरमेंट में आपके पास दो मॉडल है, कॉस्ट मॉडल एंड द फेयर वैल्यू मॉडल। उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर लें कि भाई आपने क्या करना है। ये सोल्यूशन लिखा हुआ है, ये तमाम बातें जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी हुई है। अब है IS 40 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है ट्रांसफर्स टू और फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इसकी एग्जांपल देता हूं आपको। एग्जांपल ये है कि हमारी एक बिल्डिंग है, लेट्स अज्यूम, जिसमें हमारा ऑफिस है, ये हमारी बिल्डिंग है। जब हमारे इसमें ऑफिस है तो इसका मतलब है कि IS 16 में क्लासिफाइड है। अब हमने क्या किया कि अब हमने एक न्यू बिल्डिंग बना ली जो कि पर्पस बिल्ट है, अच्छी सी खूबसूरत सी बिल्डिंग बना ली। अब हम अपना ऑफिस जो है वो इस बिल्डिंग में शिफ्ट कर रहे हैं, और ये जो हमारे पास बिल्डिंग जब एम्प्टी हो जाएगी, जब खाली हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी, ठीक है, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लेट आउट कर देंगे, इसको हम रेंट पे दे देंगे। अब आप देखें, जब हम ऑफिस पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग पे शिफ्ट कर लेंगे और पुरानी बिल्डिंग हम उसको लेट आउट कर देंगे, तो इसका मतलब यह है कि हम उसको IS 16 से अब ट्रांसफर कर देंगे IS 40 में। ठीक है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। वाइस वर्सा क्या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आप आपका जो है वो अभी मैंने बताया IS 16 से किधर चला गया, IS 40 में, कि पहले आपके पास ऑफिस था जो कि आपके बिजनेस यूज में था। अब आपने क्या किया कि जनाब अब आपने उसको उसको रेंट पे दे दिया, IS 40 में चला गया। या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कोई बिल्डिंग थी जो कि रेंट पर थी, IS 40 में थी। अब आपने सोचा कि यार ऑफिस में काम ज्यादा हो गया, रश ज्यादा हो गया है, अब ये ऑफिस कम पड़ गए हमें, वो जो बिल्डिंग हमने रेंट पे दी हुई है उसको भी अब जनाब खाली करवा के, किराएदार से खाली करवा के, टेनेंट से खाली करवा कर, अब उसको भी हम क्या कर देते हैं, बिजनेस यूज में ले आते हैं। तो अब क्या होगा, वो IS 40 से दोबारा आ जाएगी IS 16 में। सो इट इज पॉसिबल कि IS 40 से प्रॉपर्टी 16 में चले जाए या 16 से
40 में आ जाए तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, ये आपने समझना है। अब सबसे पहले आसान सी बात तो ये है कि IS 40 और 16 का कॉस्ट मॉडल तो सेम है, अभी हम डिस्कस करके आए हैं, वही कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इंपेयरमेंट सेम है। तो इसका मतलब है कि अगर एक प्रॉपर्टी IS 16 में है और 40 में जा रही है और कॉस्ट टू कॉस्ट मॉडल जा रही है, तो देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी चेंज, नो चेंज। क्यों नहीं होगा नो कोई चेंज? क्योंकि दोनों का कॉस्ट मॉडल सेम है। इसी तरह IS 40 से 16 में जा रही हो तब भी दोनों का कॉस्ट मॉडल सेम है, तो तब भी कोई चेंज नहीं आएगा। यानी ट्रांसफर्ड एट करंट कैरिंग अमाउंट, जो भी कैरिंग अमाउंट है उसी पे ट्रांसफर होगी, कंटिन्यूज टू बी डेप्रिशिएटेड, उसी तरह डेप्रिशिएट होती रहेगी लैंड के अलावा। ये तो पहले दो चीजें तो आपको इजीली समझ में आ गई कि कॉस्ट टू कॉस्ट मॉडल वाली ट्रीटमेंट जो है वो तो आसान है, क्योंकि दोनों का जो कॉस्ट मॉडल है दैट इज एग्जैक्टली द सेम। लेकिन अभी मैं आपको बड़ी डिटेल में ये बात पढ़ा कर आया हूं कि IS 16 का जो रिवैल्यूएशन मॉडल है दैट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द IS 40 फेयर वैल्यू मॉडल। तो अब अगर IS 16 से प्रॉपर्टी IS 40 में जा रही है और रीवैल्यूएशन मॉडल टू फेयर वैल्यू मॉडल जा रही है, तो अब क्या होगा? स्टैंडर्ड कहता है कि जिस दिन पे आप ट्रांसफर कर रहे हैं उस दिन पे उसको रीवैल्यू करें। जिस दिन पे आप ट्रांसफर कर रहे हैं उस दिन पे उसको रीवैल्यू करें। रीवैल्यू एज पर IS 16, चूंकि अभी तक प्रॉपर्टी IS 16 में है, तो जो भी रीवैल्यूएशन गेन या लॉस होगा वो अदर अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में या रिवैल्यूएशन रिजर्व में रिकॉर्ड हो जाएगा। जिस दिन पर ट्रांसफर कर रहे हैं, दोबारा सुने, जिस दिन पर ट्रांसफर कर रहे हैं, जिस पॉइंट इन टाइम पर ट्रांसफर कर रहे हैं उस टाइम पे इसको रिवैल्यू करें। क्योंकि अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई IS 16 में है, तो जो भी गेन और लॉस होगा वो आपके पास प्रॉफिट और लॉस में नहीं बल्कि अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में या इक्विटी पोर्शन में जाएगा। फिर उसको ट्रांसफर कर दें, देन ट्रांसफर इनटू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू। फिर उसको फेयर वैल्यू जो आपकी अपडेटेड फेयर वैल्यू आई है उस पे IS 40 में ट्रांसफर कर दें। अब जब सबसीक्वेंट गेन और लॉस आएगा, यानी अब इसके बाद जो गेन और लॉस आएगा, चूंकि अब तो प्रॉपर्टी IS 40 में आ चुकी है, अब जो भी गेन और लॉस आएगा वो प्रॉफिट और लॉस में जाएगा। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, सो जो भी सबसीक्वेंट गेन और लॉस होगा वो प्रॉफिट और लॉस में जाएगा। एंड चूंकि अब ये IS 40 में आ चुकी है, तो अब आप इसको डेप्रिशिएट भी नहीं करेंगे। दोबारा सुन लें कि जिस पॉइंट इन टाइम पे हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं उस पॉइंट इन टाइम पे रीवैल्यू करें, चूंकि अभी तक IS 16 में है। जो भी गेन और लॉस होगा वो आपके पास रिवैल्यूएशन रिजर्व में, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड होगा। फिर उसको ट्रांसफर करते हैं IS 40 में। अब जो भी सबसीक्वेंट गेन और लॉस आएगा वो प्रॉफिट और लॉस में जाएगा, एंड देयर इज नो डेप्रिसिएशन नाउ। अब अगर IS 40 से 16 में आ रहा है, यानी फेयर वैल्यू से रिवैल्यूएशन मॉडल में आ रहा है, तो फिर वही पॉइंट उसको रीवैल्यू करें जिस पॉइंट इन टाइम पे ट्रांसफर हो रहा है। क्योंकि अभी तक IS 40 में है, तो जो भी गेन और लॉस होगा वो प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होगा, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में नहीं होगा, क्योंकि अभी तक IS 40 में है। फिर उसको ट्रांसफर करते हैं IS 16 में फेयर वैल्यू पे। अब अगेन जो भी सबसीक्वेंट गेन और लॉसेज आएंगे वो आपके अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड होंगे, और अगेन प्रॉपर्टी डेप्रिशिएट भी होगी लैंड के अलावा। So this is something very, very important to understand. Example है हमारे पास, a business owns a building which it has been using as the head office. तो ऑफिस के तौर पे यूज हो रहा तो IS 16 था। In order to reduce cost, पैसे बचाने के लिए, on 30th June 2006 it moved its head office function to one of its production center. उन्होंने अपने ऑफिस को मूव कर लिया प्रोडक्शन साइट पे, एंड इज नाउ लेटिंग आउट इट्स हेड ऑफिस, और वो जगह आप किराए पे दे रहे हैं जो कि पहले ऑफिस के लिए यूज हो रही थी। लेटिंग आउट मींस रेंट पे दे रहे हैं, तो इसका मतलब IS 40 में आ जाएगा। कंपनी पॉलिसी इज टू यूज फेयर वैल्यू मॉडल फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, कंपनी की पॉलिसी ये है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए इन्होंने फेयर वैल्यू मॉडल यूज करना है, वो आपने अभी पढ़ लिया। द बिल्डिंग हैड एन ओरिजिनल कॉस्ट of on 1st January 20x0 of 2,50,000 and was being depreciated over 50 years. अब देखिए किस दिन पे हम ट्रांसफर कर रहे हैं, 30th June 20x9, 30th June 20x9, ठीक है।
At 31st December 20x9, its fair value was judged to be 3,50,000. How will this appear in the financial statement at 31st December 20x9? अब सबसे पहले तो आपको कैरिंग वैल्यू चाहिए 30 जून की। अब 30 जून तक कैसे निकालेंगे कैरिंग वैल्यू? देखें, इसके लिए आपको ईयर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कैलकुलेट करना। एग्जाम में सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट ये करता है जब भी इतनी लंबी कैलकुलेशन आ जाती है। 20x0 से आपको निकालना है 30 जून 2009 तक, तो इसको लिख लें तो बेहतर है। आप लिखें 1 जनवरी 20x0। ये साल कब खत्म होगा? ये खत्म होगा 31 दिसंबर 20x0 पर ही, x1 पे नहीं खत्म होगा। जीरो से शुरू हुआ है 1 जनवरी, तो जीरो पे खत्म होना है। पहला साल हो गया, फिर x1 पे खत्म होगा, फिर x2 पे खत्म होगा, फिर x3 पे, फिर x4 पे, फिर x5 पे, फिर x6 पे, फिर x7 पे, फिर x8 पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ईयर्स हो गए भाई यहां तक। 9 ईयर्स हो गए 31 दिसंबर 20 x8 तक। फिर 30 जून तक फिर 6 मंथ्स हो गए, तो 9 ईयर्स एंड 6 मंथ्स हो गए। तो इसका मतलब है कि पहले तो मुझे डेप्रिसिएशन निकालनी है 9 ईयर्स की। 2,50,000 कॉस्ट है, 50 साल यूजफुल लाइफ है। 250 डिवाइड बाई 50 × 9, तो 9 सालों की डेप्रिसिएशन निकल आएगी। और फिर 250 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई बाय 6/12, फिर 6 मंथ्स की निकल आएगी। तो इस तरह आप ये देखें, मैं कैलकुलेशन आपको शो कर देता हूं। आपने कॉस्ट ली, उसमें पहले आपने 250 डिवाइड बाय 15 × 9, 9 सालों की डेप्रिसिएशन, और फिर 250 डिवाइड बाय 15 × 6/12, 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन। तो आपके पास जो है वो कैरिंग वैल्यू आ गई, वो आपके पास आ गई 2,02,500। ठीक है। अब मैंने कहा था कि जिस दिन पे हम ट्रांसफर कर रहे हैं, उस दिन पे हमें, उस पॉइंट इन टाइम पे हम उसको रीवैल्यू करेंगे, क्योंकि अभी तक प्रॉपर्टी आई 16 में है। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन करेंगे। ये 31 दिसंबर नहीं, ये 30 जून की आपके पास कैरिंग वैल्यू है। 30 जून पे जो उसकी फेयर वैल्यू, सॉरी, वो है आपके पास 3,50,000। तो इसको हम कैरिंग वैल्यू को कंपेयर करेंगे फेयर वैल्यू के साथ। चूंकि अभी तक प्रॉपर्टी IS16 में है, तो जो भी गेन या लॉस होगा वो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड होगा। अब प्रॉपर्टी हम इस फेयर वैल्यू पे IS40 में ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद जो भी गेन और लॉस आएगा वो जाएगा प्रॉफिट और लॉस में, क्योंकि अब वो IS40 में जा चुकी होगी। अब अज्यूम कर लेते हैं, इफ एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग ईयर, अगले साल के आखिर में, अगर ये प्रॉपर्टी 3,80,000 पे चली गई, तो फिर 30,000 जो है वो प्रॉफिट और लॉस में जाएगा, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में नहीं, क्योंकि अब ये प्रॉपर्टी IS40 में आ चुकी है। अब आपके पास है डिस्पोजल। जिस तरह हमने IS16 में डिस्पोजल पढ़ा था, उसी तरीके से IS40 में है कि जनाब आप इसको क्या करेंगे, बुक्स से रिमूव करेंगे, जो भी गेन और लॉस होगा वो प्रॉफिट और लॉस में क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। एंड द लास्ट थिंग दैट यू नीड टू रीड रिगार्डिंग एवरी स्टैंडर्ड इज द डिस्क्लोजर्स। ठीक है। दीज रिलेट टू द चॉइस ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ द कॉस्ट मॉडल, फेयर वैल्यू मॉडल, उसको डिस्क्लोज करेंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी ऑपरेटिंग लीज पे दी हुई है, उसके बारे में क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन के, भाई आपने इसको कैपिटल अप्रिसिएशन की बेसिस पे रिकॉर्ड किया है, या रेंटल्स की बेसिस पे रिकॉर्ड किया है, या अनडिटरमिन्ड फ्यूचर बेसिस के तौर पे रिकॉर्ड किया है, फेयर वैल्यू उसकी कैसे डिटरमिन की है, रेंटल्स वगैरह क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। These are the things that you are going to disclose regarding IS40। और ये आपके पास था कंप्लीट IS40, which is very very important standard।